नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या हम देश में एक क्लास डिवाइड को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं जब कोटा के कोचिंग छात्रों को अपने घर भेजा जा रहा है लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स को दूसरे राज्यों में जाने की अनुमति नहीं है। ये पूरा मामला क्या है, इसको लेकर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हो रही है। इन सभी बातों को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी यानी आईएएस एग्जाम के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स को अवेल करने के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और आप आईएएस की तैयारी घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कर सकते हैं। राजस्थान का कोटा शहर पूरे देश में एक कोचिंग हब के रूप में फेमस है। यहां पर लगभग 1.5 लाख छात्र हर साल आते हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी के लिए। अपने घर से, अपने माँ बाप से हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए, हॉस्टल्स के छोटे छोटे रूम्स में रहते हुए, मेस का खाना खाते हुए ये छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ऑलरेडी पढ़ाई का काफी दबाव है और ऐसे में कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल सभी बंद कर दिए गए थे। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट 1 महीने से बंद है। लॉकडाउन अनाउंस हुआ था 24 मार्च को, उससे पहले ही कोचिंग्स बंद कर दी गई थी। तो तब से छात्र ना अपने टीचर्स ना अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। बाहर जाना अलाउड नहीं है लॉकडाउन के बाद से। तो ऐसे में छात्रों के अंदर कई तरह के स्ट्रेसेस हैं, एंग्जाइटी है कि एग्जाम कब होगा, लॉकडाउन कब खुलेगा। एग्जाम्स भी मैं आपको बता दूं कि आगे शिफ्ट हो चुके हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं दोनों आईआईटी और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो ऐसे में स्टूडेंट्स अपने घर जाना चाहते हैं। कई छात्रों पर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अप्रैल से आगे अपने आप को फाइनेंशियली कोटा में सस्टेन कर सकें, क्योंकि एग्जाम्स अप्रैल मई में ही होते हैं। तो वहीं तक की प्लानिंग लेकर कई लोग आते हैं। कई स्टूडेंट्स बेसिक फोन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि स्मार्टफोन ना होने के कारण वो ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस नहीं कर पा रहे, डाउट्स नहीं पूछ पा रहे अपने टीचर्स से। तो वो तो पूरी तरह से कट ऑफ हो चुके हैं, एक तरह से रूम में बैठे हैं। और ऐसे में बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कि उनमें एक स्ट्रेस की फीलिंग होगी या फिर वो अकेलापन महसूस करेंगे। घर से माँ बाप दिन में 10 बार फोन करते होंगे पूछने के लिए कि बेटा कैसे हो, बेटी कैसी हो। कोटा में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र 15 से 19 वर्ष की आयु के बीच के हैं और ये अंडरस्टैंडेबल है कि इस उम्र के छात्र अपने माँ बाप के साथ रहना चाहेंगे, अपने घर पर जाकर पढ़ाई करना चाहेंगे, क्योंकि अभी नहीं पता हमें कि एग्जाम कब होने वाला है, एग्जैक्ट डेट्स नहीं मालूम। ऊपर से एनटीए ने ये भी ऑप्शन दे दिया है कि आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो कई स्टूडेंट्स ने अपने एग्जाम सेंटर चेंज करके अपने होम टाउन्स ले लिए हैं। अब एक बात यहां पर ये याद रखिए कि कोटा में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र, मैं कह रहा हूं ज्यादातर, नॉट एवरीवन, इज बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास, क्योंकि वहां पर कोचिंग की फीस 1 लाख से शुरू होकर 1,75,000 तक भी जाती है और उसके अलावा रहने खाने पीने का भी खर्च होता है 5 से 10 हजार रुपए महीने का। तो मान के चलिए कि मिनिमम 2.5 to 3 लाख रुपीस साल का खर्चा है मिनिमम, कोटा में अगर कोई छात्र पढ़ रहा है तो उसका, अगर वो कोचिंग ले रहा है। तो ऐसे में ये जो सभी छात्र हैं, ज्यादातर छात्र मिडिल क्लास के हैं और यहीं से हमें एक क्लास डिवाइड देखने को मिलता है कि जब मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के लोगों ने सरकार से दरखास्त करी कि हमें वापस घर लाया जाए। छात्रों ने एक मीडिया कैंपेन चलाया था, उनके माँ बाप ने भी सरकारों से रिक्वेस्ट करी कि हमारे बच्चों को वापस लाया जाए। तो सेंड अस बैक होम नाम से एक ट्रेंड करवाया गया 14 और 15 अप्रैल को और उत्तर प्रदेश सरकार ने माँ बाप की और छात्रों की बातें सुनी और 250 बसेस कोटा भेजने का निर्णय लिया। तो 7,500 स्टूडेंट्स जो उत्तर प्रदेश राज्य के हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश ने बसेस भेजी और इनफैक्ट नंबर बढ़ ही गया था, लगभग 10,000 छात्र आ गए थे जब फाइनली बसेस वहां पहुंची। तो कुछ और बसेस भी भेजी जा रही हैं। तो ये पूरा जो ऑपरेशन है ये 4-5 दिन में कंप्लीट कर लिया गया है। एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 20 अप्रैल, तो ज्यादातर बसेस उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी होंगी और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है दोनों राज्य सरकारों का। मेरे ख्याल से इस लेवल का ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता कि 250 बसेस को भेजा जा रहा है इतने हजारों छात्रों को घर लाने के लिए। तो यहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार दोनों का कदम काबिले तारीफ है। इनफैक्ट राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने तो उत्तर प्रदेश सरकार और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर दी और एक तरह से दूसरे राज्य सरकारों को हिंट दे दिया कि आप भी अपने बच्चों के लिए बसेस भेज दीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर देंगे। यानी राजस्थान सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस लॉकडाउन के दौरान भी इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया, स्टूडेंट्स की हर जरूरत का ध्यान रखा गया, उनके लिए खाने पीने के पैकेट्स भेजे गए, मास्क भेजे गए, साथ ही साथ बसेस को भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया जब बसेस कोटा पहुंची है। और जब ये छात्र वापस अपने घर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में तो वहां पर भी इनकी स्क्रीनिंग करी जा रही है और कुछ जगहों पर तो टेस्ट की न्यूज भी आई है कि जैसे बरेली में रैपिड टेस्ट किया गया छात्रों का, लेकिन सभी जगह से ये टेस्टिंग की न्यूज नहीं है। मैंने केवल 1 या 2 जगह से न्यूज देखी है। लेकिन अभी भी कोटा में लगभग 20,000 छात्र मौजूद हैं और ये छात्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के हैं। अब ये राजनीति हो रही है कि बिहार में चीफ मिनिस्टर और जो वहां की सरकार है वो नहीं चाहते कि लॉकडाउन में इस तरह का ऑपरेशन किया जाए, लेकिन दूसरी सरकारें जैसे कि छत्तीसगढ़ की सरकार है वो प्लान कर रही है, ऑलमोस्ट श्योर है कि छत्तीसगढ़ भी अपनी बसेस भेज देगा कुछ दिन में
अपने स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए। और ऐसी न्यूज आ रही है कि एमपी और झारखंड की गवर्नमेंट्स भी इस तरह का ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं। तो यहां पर नीतीश कुमार इस पूरे ऑपरेशन के खिलाफ है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह स्टेटमेंट दे दिया कि दिस इज एन इनजस्टिस टू लॉकडाउन, कि ये देश में लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन है और उसके स्पिरिट के खिलाफ जा रहा है, जब हम हजारों लोगों को एक स्थान से, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज रहे हैं। ये सही नहीं है। इनफैक्ट ऑफिशियली बिहार की सरकार ने केंद्र को एक चिट्ठी लिखी है कि आप कोटा शहर और कोटा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चेतावनी दीजिए, उन्हें सख्त आदेश दीजिए कि इस तरह से परमिशंस ना दें, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि 300 स्टूडेंट्स वेर अलाउड टू गो फ्रॉम कोटा टू पटना। ठीक है, ये राज्य सरकार का कोई ऑपरेशन नहीं था, ये स्टूडेंट्स अपने लेवल पर पहुंचे थे बिहार, लेकिन वहां पर उन्हें रोक दिया गया था। तो उसके बाद ये चिट्ठी लिखी गई थी बिहार की सरकार के द्वारा कि राजस्थान सरकार इस तरह की अनुमति ना दे। तो नीतीश कुमार के जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही है मेरे अनुसार भी, कि लॉकडाउन का पर्पस डिफीट हो रहा है ऐसे समय में जब सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना क्रिटिकल है। तो बसेस में जब 50-60 छात्र एक साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोविड-19 के स्प्रेड का खतरा रहता है। कोटा शहर में ऑलरेडी 100 केसेस आ चुके हैं। एज ऑफ यस्टरडे 19 अप्रैल 100 केसेस कंफर्म हो चुके थे कोटा में। तो कोटा में भी ये कोविड-19 फैल चुका है। और सबसे बड़ी बात, ये एक बहुत ही बड़ा पेंडोरास बॉक्स खोल देता है कि अगर आप छात्रों को जाने दे रहे हैं तो फिर आप वर्कर्स को किस बेसिस पर रोक रहे हैं, हम माइग्रेंट वर्कर्स को किस बेसिस पर या फिर किस कारणवश रोक रहे हैं, वो क्यों नहीं जा सकते हैं। अब दूसरी ओर बिहार राज्य में ही जो रसूखदार लोग हैं उन्हें परमिशंस मिल रही है कोटा जाने की। जैसे यहां पर कल मीडिया में ये पत्र लीक हो गया था कि ऑफिशियल गवर्नमेंट परमिशन दी गई बिहार के एक एमएलए अनिल सिंह को कि वो कोटा जाकर अपने पुत्र को लेकर आ सकते हैं कार से ड्राइव करके। तो इस तरह की परमिशंस जब अमीर लोगों को या फिर जो रसूखदार है एमएलए एमपी इन्हें मिल रही है अपने बच्चों को वापस लाने के लिए, तो आम आदमी को यह परमिशन क्यों नहीं दी जा रही। और इसी तरह के बसेस से वापस लाने के ऑपरेशंस पहले भी कई सरकारें चला चुकी है। हरिद्वार से लगभग 2100 टूरिस्ट को घर भेजा जा चुका है। इसमें सबसे बड़ा जो ऑपरेशन चलाया था वो गुजरात सरकार ने 28 बसेस भेजकर अपने 1800 नागरिकों को गुजरात वापस लाया गया था। तो अब सवाल यह है कि जब देश में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रसूखदारों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की परमिशन मिल रही है, तो फिर माइग्रेंट वर्कर्स को क्यों नहीं। जब देश में लॉकडाउन अनाउंस किया गया था 24 मार्च को, उसके कुछ दिन बाद आपने इस तरह की तस्वीरें मीडिया में जरूर देखी होगी कि हजारों लाखों लोग पैदल ही निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ और घर पहुंचना चाह रहे हैं किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है। कई लोग 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की यात्रा करके अपने घर पहुंचे थे। इनफैक्ट अभी भी आप ऐसी न्यूज देखेंगे कि लोग अब भी पैदल चलते चलते अपने घर पहुंच रहे हैं 20 दिन बाद भी। और इनमें से कई लोगों को सरकारों ने या प्रशासन ने रोक दिया था रास्ते में और उन्हें शेल्टर होम्स में रखा गया जहां उनके खाने पीने की व्यवस्था करी गई थी। तो केंद्र सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट को यह आंकड़ा दिया था कि 85 लाख लोगों को हमने खाना पीना दिया है, शेल्टर दिया है, इस वक्त उन्हें रोका गया है ताकि वो अपने अपने घरों तक ना जाएं। तो यहां पर अब देखिए डिग्निटी की बात है कि क्या कोई 1 महीने 2 महीने तक हैंडआउट्स लेकर यानी कि खाने की भीख मांगकर वो खाना खा सकता है? नहीं। अगर आप एक कमाने वाले व्यक्ति हैं, चाहे आप महीने के 5000 या 10,000 भी कमाते हो, लेकिन इंसान की एक डिग्निटी होती है कि वो खुद अपने मेहनत की कमाई करके खाना खा रहा है। तो कई जगहों पर इसी तरह की न्यूज आ रही है कि जो वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें इस तरह का खाना नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत का, अपने घर का खाना खाना है। ऊपर से सबसे बड़ी बात देखो इमोशनल डिस्ट्रेस की है। हर व्यक्ति ऐसे समय में अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ रहना चाहेगा। तो क्या इमोशनल डिस्ट्रेस एक गरीब का अलग होता है और एक अमीर का अलग होता है? जी नहीं, दोनों के अंदर अपने परिवार के साथ रहने की ललक और लालसा बिल्कुल सेम है। अब कई माइग्रेंट वर्कर्स जो गांव में पहुंचे भी हैं, उन्हें गांव के अंदर स्कूल्स में रखा जा रहा है या फिर किसी और भवन में रखा जा रहा है ताकि 14 दिन तक ये देखा जा सके कोई लक्षण है या नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी इसके साथ एग्री करता हूं, ये करना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर सोशल बॉयकॉट हो रहा है इन मजदूरों का, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब भी कोरोना फैला सकते हैं। और फाइनली एक बहुत बड़ा डर यह है कि शेल्टर होम्स में भी कहीं कोविड का स्प्रेड ना हो जाए, क्योंकि एक जगह ऑलरेडी ऐसी न्यूज आ चुकी है। अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा मॉल है, इनफैक्ट आई थिंक सिटी का सबसे बड़ा मॉल है, उसे कन्वर्ट कर दिया गया था एक शेल्टर होम में सरकार के द्वारा। तो यहां पर माइग्रेंट वर्कर्स को रखा गया है, उन्हें खाना पीना दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर 18 अप्रैल को 4 कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए। और एक बात आपको और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि माइग्रेंट्स के घर पहुंचने का सिलसिला थम गया है क्योंकि 24 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को। जी नहीं, माइग्रेंट्स अभी भी पहुंच रहे हैं घर पर और ये इन लोगों को पुलिस अब अरेस्ट भी कर रही है कई जगह पर, उन्हें रोका जा रहा है, इन्हें क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जा रहा है। तो परसों ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर में 150 माइग्रेंट्स को रोका एक ट्रक में जो पूना और हैदराबाद से आ रहे थे। और कई जगहों पर लोग पैदल अभी भी चल रहे हैं, साइकिल चलाकर अपने गांव पहुंच रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र से एक व्यक्ति उड़ीसा तक साइकिल चलाकर पहुंचा। इतनी लंबी यात्राएं करने के कारण कई माइग्रेंट वर्कर्स की तो रास्ते में ही मृत्यु हो गई ड्यू टू फिजिकल स्ट्रेन, फिजिकल एग्जॉशन। कईयों की रोड एक्सीडेंट्स में मृत्यु हो गई और कई लोगों को स्टेट बॉर्डर्स पर पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज करवाई जा रही है, दंड बैठक करवाई जा रही है। इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह पुलिस ऐसा कर रही है, बट
जहां पर भी हो रहा है वो गलत है और कई लोगों के साथ ये हुआ है। 22 लोगों के मरने की खबर तो ऑलरेडी मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी है और कई जगह मीडिया रिपोर्ट कर भी नहीं पाता है, ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि ज्यादातर न्यूज आप देखेंगे वो दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, जयपुर या फिर मुंबई जैसे शहरों के आसपास की न्यूज है। उसके अलावा आगे के शहरों में, देश के दूसरे गांव, रूरल एरियाज में क्या हो रहा है उसके बारे में कई जगह मीडिया में भी कवरेज नहीं आ पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मजदूर या माइग्रेंट वर्कर्स घर की तरफ निकल पड़े थे। अभी भी लाखों करोड़ों वहीं पर हैं जहां पर वो काम करते हैं, नौकरी करते हैं। लेकिन अब उनके बीच में भी सब्र का जो बांध है वो थोड़ा सा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 5-6 दिन पहले मुंबई में एक अफवाह फैला दी गई कि रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा है, तो ऐसी अफवाह के बाद हजारों लोगों की भीड़ बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गई और वहां पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। बाद में जब इसकी पड़ताल हुई तो पता चला कि एक फेक न्यूज रिपोर्ट थी जिसके कारण ये भीड़ इकट्ठा हुई थी। दूसरी ओर सूरत जैसे शहरों में वर्कर्स कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, कई बार सड़कों पर आ चुके हैं, पुलिस इन पर लाठीचार्ज कर चुकी है और ये ऑलमोस्ट एक डेली रूटीन हो चुका है इस तरह के सिटीज में। हैदराबाद में भी ऐसा देखा गया था, कई शहरों में ये देखा गया है। तो सरकार को आखिर इस वर्कर क्लास की मदद करने से कौन रोक रहा है? जब अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास के छात्रों को विदेशों से लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जा सकती हैं, जब मिडिल क्लास बैकग्राउंड के छात्रों को अपने शहरों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल बसेस चलाई सकती हैं, कीपिंग इन माइंड ऑल द प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, तो फिर वर्कर्स को घरों तक क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? हाँ, स्केल थोड़ा सा बड़ा होगा और इन सभी ऑपरेशंस का, लेकिन जब सरकार दूसरों के लिए कर सकती है, एक अपर क्लास या मिडिल क्लास के लिए काम कर सकती है, तो वर्कर क्लास के लिए क्यों नहीं? क्या इन मजदूरों और कामगारों के घर पहुंचने की जो ललक है वो एक अमीर व्यक्ति के घर पहुंचने की ललक से कहीं कम है? आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे या फिर ऑलरेडी कमेंट कर चुके होंगे कि सरकार ने इनके लिए बहुत सारी राहत प्रदान करी है, इतना अनाज दिया है, इतने पैसे अकाउंट्स में ट्रांसफर कराए गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी वर्कर्स के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं वो केवल फॉर्मल सेक्टर में हो रहे हैं। भारत में सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 81% मजदूर काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं। इन 81% मजदूरों को कोई भी सरकार का कैश बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हाँ, जहां पर एनजीओ मदद कर रहे हैं या फिर जहां सरकार उनके लिए शेल्टर होम्स में खाना पीना प्रदान कर रही है वो एक अलग बात है। और आपको ये बात भी बता दूं कि एनजीओ जो हैं या फिर भामाशाह हैं वो शुरुआत में ज्यादा एक्टिव थे, अब जैसे जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड होता जा रहा है मदद कम होती जा रही है, ये एक फैक्ट है। तो ये जो मदद है ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। स्टेट को कहीं ना कहीं अपना स्टेप अप करना होगा और इन लोगों की मदद करनी होगी। कल केंद्र सरकार थोड़ा सा इस मामले में सचेत हुई है और उसने ये परमिशन दी है राज्यों को कि अपने राज्य के अंदर इंट्रा स्टेट ट्रैवल मजदूरों को करवाया जा सकता है और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये हकीकत ये है कि ज्यादातर जो मजदूर हैं वो दूसरे बाहरी राज्यों के हैं, तो यहां पर उनकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व इतनी आसानी से नहीं होने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।